Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to cover the third part, that is a poetry on killing a tree of chapter number 8, Reach for the Top. So now let's come to page number 110. See the blue box. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. So, what is the name of the poem? On Killing a Tree. And what are the questions asked? You must have observed people cutting down the trees. Definitely हमने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो ट्री को काटते हैं. But can they kill a tree? क्या वो उस ट्री को काट सकते हैं? Is it easy to do so? क्या उनके लिए बहुत आसान है एक ट्री को पूरी तरीके से कट करना या किल करना? So just let's read the poetry and find out what the poet says on killing a tree. So now we have to read the poetry. Let's come to the poetry portion. On Killing a Tree is composed by the poet Giv Patil. So now let's come to the first stanza. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Now see this. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. Means काफ़ी टाइम लगता है एक ट्री को काटने में. डायरेक्टली एक सिंपल जब आप नाइफ से वार करते हो, एक हार्ड नाइफ से उसको एक बार कट करने में, तो वो ट्री नीचे नहीं गिरेगा. उसके ऊपर कंटिन्यूस नाइफ से स्टैब करना पड़ता है उसको वीक करने के लिए. तब जाकर वो ट्री एकदम से गिरता है या फिर हम उसको किल करते हैं. It has grown slowly, consuming the earth. वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रो होने में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और धीरे धीरे अर्थ में जो भी सॉइल में फर्टिलिटी होती है उन सबको कंज्यूम करा है और फिर जाकर स्ट्रॉन्गली वो ग्रो हुआ है फ्रॉम अ प्लांट टू अ ट्री. राइजिंग आउट ऑफ इट, इसलिए धीरे धीरे अर्थ के सॉइल से ही वो ग्रो होता हुआ इतना बड़ा हुआ है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, वो अपना फूड कहाँ से लेता था? फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दैट इज़ फ्रॉम द सॉइल. जो भी उसको न्यूट्रिशियस वैल्यू चाहिए थी, दैट ऑल इज कंज्यूम फ्रॉम द सॉइल. अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, उसने अर्थ से क्या क्या अब्जॉर्ब किया है? सम अमाउंट ऑफ सनलाइट, कुछ एयर और कुछ वाटर. एंड ये सारे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने एक ट्री को हेल्प करी है टू ग्रो वेरी स्मूथली. एंड आउट ऑफ इट लेप्रोस हाइड, और उसके बाहर क्या दिखता है हमको? एक हार्ड ट्री शेल, द बार्क ऑफ द ट्री, जिसके अंदर सिल्वर कलर का एक लेप्रोस, जो कि सिल्वरी स्केल्स होती हैं ऑन द बार्क ऑफ ट्री, वो हमको दिखती हैं जो अंदर कहीं छिपी रहती हैं. लेकिन जैसे ही आप बार्क को छीलेंगे तो अंदर से सिल्वर सब्सटेंस निकलेगा, द फ्लूइड, द लेप्रोस. स्प्राउटिंग लीव्स, और बाहर हमको क्या दिखता है? द क्लियर फ्रेश ग्रीन कलर्ड स्प्राउटिंग लीव्स, जो उस ट्री की निशानी है दैट इट्स ग्रोइंग ऑन बाय इट्स ओन. कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट. नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग bark will heal, and from close to the ground will rise curd green twigs. Miniature bows, which is unchecked, will expand again to former size. Now what the second stanza tells us, let's come to it. So hack and chop, फिर चाहे आपको उसको कट करना हो. कट करना मीन्स कुल्हाड़ी से काटना. हैक मीन्स टू कट इट, या फिर आपको उसकी वुड को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करना हो. बट दिस अलोन वोंट डू इट, अगर वो पूरी तरीके से जड़ से अलग नहीं हुआ होगा तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए हेल्पलेस हैं. वो ट्री पूरी तरीके से किल नहीं हुआ.
नॉट सो मच पेन विल डू इट। आप चाहे उसको जितना भी दर्द दे दो, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पेन ख़त्म हो जाएगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जितनी भी आपने उसकी बार्क्स को काटा है, उसके हार्ड शेल को कट किया है, और जितनी बार भी आपने उसको नाइफ से स्टैब किया है या फिर आपने हैक से, कुल्हाड़ी से काटा है, कुछ टाइम होगा जिसके बाद वो बार्क दोबारा से भर जाएगी, उसके सारे ज़ख्म, उसकी वोंड्स दोबारा भर जाएंगी, और जो लेप्रोस अभी तक फ्लूइड उसके बाहर आ रहा था, वो फ्लूइड, वो उसका ब्लीडिंग, जो ब्लड होता है, वो बंद हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल लीव्स ग्रीन ट्विक्स। और धीरे धीरे फिर से ग्राउंड की हेल्प से, अर्थ की हेल्प से ट्री दोबारा बड़ा होगा। और उसके बड़े होने पर क्या होगा, फिर से स्मॉल जो ट्विक्स होती हैं, जो छोटी छोटी शूट्स होते हैं, जो स्मॉल सॉफ्ट सी ब्रांचेस होती हैं, उसमें से कर्ली ग्रीन कलर के ट्विक्स आएंगे, छोटे छोटे मिनिएचर बोस, छोटी छोटी ब्रांचेस भी आएंगी साथ में, विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन। और अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया या उनको उस टाइम पर नहीं काटा जब वो स्मॉल ट्विक्स या ब्रांचेस थी, तो दोबारा वो हार्ड हो जाएंगी और दोबारा एक्सपेंड हो जाएंगी, और तब जाकर ट्री अपनी एक फॉर्मर लार्ज साइज में दोबारा से ग्रो हो जाएगा। सो नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग। Coming to the next stanza. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed tight and pulled out, snapped out. अब पोएट ने क्या बोला है, इस तरीके से तो ट्री बिल्कुल भी नहीं किल होगा, क्योंकि ट्री की मेन रूट्स कहाँ हैं, इनसाइड द अर्थ। अगर आपको डेफिनेटली एक ट्री को किल करना है एंड यू आर सो अवेयर ऑफ इट, तो आपको उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। द रूट्स मस्ट बी पुल्ड आउट। और वो रूट्स अभी किसके हाथ में है, द अर्थ। उनका पूरा ख्याल कौन रख रहा है, द अर्थ। अर्थ इज सपोर्टिंग द रूट्स। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट। उसको टाइटली रस्सियों से बांधना पड़ेगा कि वो जड़ से अलग हो जाए। उसको आप छोटे छोटे स्टेप से या फिर हॉक से नहीं काट सकते। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। जब आप उसको रोप से टाइटली बांधेंगे और रोप को खींचेंगे, तब जाकर ट्री पूरी तरीके से बाहर की तरफ खिंच जाएगा, और जो उसने अर्थ को कंज्यूम करा है वहाँ से वो लूज हो जाएगा। दैट विल बी स्नैप्ड आउट। कमिंग टू पेज नंबर 111. Or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. एंड तब जाकर पूरी तरीके से एक ही बार में टाइटली पुल करने पर ट्री अर्थ के बाहर आ जाएगा। जो उसका अर्थ में घर था, जो उसका केव था, उस केव से वो हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा, और जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ थी, उसका पावर था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। द ट्री विल बी एक्सपोज्ड। और जो उसका अभी तक का सोर्स था, मीन्स द वाइट सनलाइट, द वेट ग्राउंड, जो फर्टाइल होता है, सॉइली ग्राउंड, और वो इसका जो सेंसिटिव पार्ट होता है इनसाइड द अर्थ, द रूट्स, जो कि हर बार हिडन रहती हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सकें और कोई भी डिस्ट्रॉय उनको ना कर पाए, वो सब कुछ जड़ से अलग हो जाएगा। और जितनी ट्री ने अर्थ के अंदर रहने में अपने आप को हेल्प करा था, वो सालों की मेहनत उसकी ख़त्म हो जाएगी, एंड द ट्री विल फाइनली बी किल्ड। कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएट्री. Then the matter of scorching and choking, in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done. और तब जाकर आपको ट्री को जितना भी मारना है, जितना भी उसको स्कॉच करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें कोई भी लाइफ नहीं बची है। अब आप उसको सन में सुखा भी सकते हैं, उसको स्कॉच भी कर सकते हैं, क्योंकि अब वो सांस नहीं ले पाएगा, वो ऑलरेडी चोक हो गया, उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है। तो अब चाहे सनलाइट हो या एयर, कोई भी उसको हेल्प नहीं करेगा। अब वो दोबारा से ब्राउन और हार्डन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका बार्क अब कभी भी बड़ा होके ग्रो नहीं हो पाएगा, और जो उसकी स्मॉल ट्विस्टिंग ट्विक्स थे वो कभी भी दोबारा ग्रो नहीं हो पाएंगे। सब कुछ यहाँ वहाँ बिखर जाएगा,
everything will be withered. अब वो कलरलेस हो जाएंगे क्योंकि कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाएगा और तब जाकर फाइनली एक ट्री की डेथ हो जाएगी एंड देन इट्स ऑल डन. So this was the poetry which is composed by Gieve Patil. Please go through the glossary as well, class. I have already explained you. And with this we have completed the C part, that is the third part of chapter number 8.